देखिए, अब मैं एक बार तुमको बहुत जल्दी जल्दी क्या दे रहा हूं, ओवरव्यू। ठीक है, मेरे जो खुद का ऐप होगा उस पर इनकी मैं 15-15 मिनट की भी चैप्टर का क्या बना दूंगा, छोटे छोटे लेक्चर मैंने बना रखे हैं वैसे। अब मैं एक बार बहुत फास्ट क्या दे रहा हूँ, इसका ओवरव्यू दे रहा हूँ, कैसे अपन 1 घंटे के अंदर क्या कर सकते हैं, इसको बोल सकते हैं। देखिए, सबसे पहले अपन बोलते हैं गुड्स और सर्विस होना चाहिए। क्या होना चाहिए बच्चों? गुड्स और सर्विस। ठीक है, और उसकी क्या होनी चाहिए? सप्लाई होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम आपको बताते हैं गुड्स और सर्विस किसे कहते हैं। ये कह रहा है गुड्स का मतलब क्या होता है? एवरी काइंड ऑफ क्या? मूवेबल प्रॉपर्टी। किसको छोड़ दो? ट्रांजैक्शन इन मनी और ट्रांजैक्शन इन सिक्योरिटी। एक्शनेबल क्लेम गुड्स है, ग्रोइंग क्रॉप्स गुड्स है। कोई भी चीज जो जमीन से क्या अटैच है उसको अंडर एनी कॉन्ट्रैक्ट अपन क्या कर सकते हैं? सेपरेटली क्या कर सकते हैं? सर्व। तो उसको क्या बोलते हैं? हम गुड्स बोलते हैं। जो सर्विस, जो गुड्स नहीं है वो क्या है? सर्विस है, बट ट्रांजेक्शन मनी और सिक्योरिटी को छोड़कर। तो ट्रांजेक्शन इन मनी और ट्रांजेक्शन इन सिक्योरिटी ना तो गुड्स है और ना सिक्योरिटी। अब मैंने तुमको 10 लाख रुपए उधार दिए, तुमने मुझे 10 लाख का क्या किया? रीपेमेंट। तुमने मुझे 10 लाख का क्या किया बच्चों? रीपेमेंट। तो वो ट्रांजेक्शन मनी है, उस पर जीएसटी नहीं लगता। लेकिन तुम उसके बदले मुझे कोई कंसिडरेशन दोगे, उसके बदले क्या दोगे? तो लग सकता है, उस पर ब्याज दोगे, वो एक अलग मैटर है। तो बताइए, ट्रांजेक्शन मनी और सिक्योरिटी को क्या नहीं मानते? ना गुड्स मानते ना सर्विस। सिक्योरिटी शेयर्स को खरीदना बेचना, उसको भी क्या नहीं मानते? ना गुड्स मानते ना सिक्योरिटी। तो इन पे जीएसटी नहीं लगेगा। इसी तरह से करेंसी की, कोई करेंसी की एक फॉर्म का, एक करेंसी के एक फॉर्म का अनदर फॉर्म में यूज, या डिनोमिनेशन में चेंज, 2000 का नोट 200 रुपये में चेंज हो रहा है, डॉलर का रुपीज में चेंज, ये सब क्या है? ट्रांजेक्शन इन मनी है। इन पे जीएसटी नहीं लगता, बट इनके लिए अगर कोई चार्ज लिया जाता है तो उस पर क्या लगता है बच्चों? जीएसटी लगता है। ये मैंने अपन को गुड्स और सर्विस की डेफिनेशन पढ़ी। फिर हमने बोला क्या? उसकी क्या होनी चाहिए बच्चों? सप्लाई। सप्लाई होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए बच्चों? सप्लाई। अब सप्लाई किसे कहते हैं? है ना, सप्लाई केवल सेल को नहीं कहते, ये सारी चीजों को क्या बोलते हैं बच्चों? सप्लाई। सेल, ट्रांसफर, बार्टर, एक्सचेंज, किसी की चीज को लाइसेंस पे देना, लीज पर देना, रेंट पे देना, अपने बिजनेस सेक्टर को क्या कर देना? बेच देना। अपने बिजनेस को क्या कर देना? बेच देना। ये सब क्या है बच्चों? सप्लाई है। बट साथ में आपका व्यापार होना चाहिए और क्या होना चाहिए? कंसिडरेशन। आपका व्यापार होना चाहिए और क्या होना चाहिए? कंसिडरेशन। तो आपने इनमें से कोई एक्टिविटी की हो, आपका क्या होना चाहिए बच्चों? बिजनेस होना चाहिए। रिसिपेंट का, सप्लायर का, सप्लायर का, और क्या होना चाहिए? कंसिडरेशन। ये तीनों बातें पूरी हो गई तब जाके हम क्या बोलते हैं? सप्लाई है। और कंसिडरेशन किसे कहते हैं? कंसिडरेशन किसे कहते हैं? किसी भी गुड्स और सर्विस के रेस्पेक्ट में कैश मिले या काइंड मिले, आज मिले या कल मिले, तुमसे मिले या तुम्हारे ब्याह पर किसी और से मिले, वो कंसिडरेशन है। लेकिन अगर गवर्नमेंट से सब्सिडी मिलती है वो कंसिडरेशन नहीं है, वो कंसिडरेशन नहीं है। इसी तरह से किसी भी गुड्स और सर्विस के रेस्पेक्ट में सामने वाला हमारे लिए कोई काम कर दे या हमारे लिए काम छोड़ दे, तो काम करने और छोड़ने की जो वैल्यू है बताओ, वो भी क्या माना जाएगा? कंसिडरेशन। अगर आपको कोई गुड्स और सर्विस के संबंध में डिपॉजिट भी मिलती है, अगर डिपॉजिट रिफंडेबल है तब तो वो कंसिडरेशन नहीं है। अगर डिपॉजिट नॉन रिफंडेबल है तो वो भी क्या माना जाएगा? कंसिडरेशन माना जाएगा। वो भी क्या माना जाएगा? कंसिडरेशन। तो ये गुड्स है ना, सप्लाई होना चाहिए। तो बताइए, सप्लाई होने के लिए सेक्शन 7(1) ने क्या बोलता है? 3 एलिमेंट होने चाहिए। एक तो आपने इनमें से कोई काम किया हो, जिसने काम किया उसका व्यापार होना चाहिए, और क्या होना चाहिए? कंसिडरेशन। तो सेक्शन 7, वो 7(1) में लिखो, 7(1) में लिखो क्या? एक्टिविटी होना चाहिए, एक्टिविटी प्लस बिजनेस प्लस क्या? कंसिडरेशन। एक्टिविटी प्लस बिजनेस और क्या? कंसिडरेशन। बच्चों, गुड्स और सर्विस की डेफिनेशन बता दी, कंसिडरेशन की डेफिनेशन बता दी, और क्या बताया? सप्लाई किसे कहते हैं? कोई एक्टिविटी होनी चाहिए, जिसने किया उसका बिजनेस होना चाहिए, और क्या होना चाहिए? कंसिडरेशन होना चाहिए। ठीक है, कंसिडरेशन होना चाहिए, राइट। अब एक सिचुएशन ऐसी है बच्चों, एक सिचुएशन ऐसी है, दिस इज द क्या? इंपोर्ट ऑफ सर्विस। वैसे तो बताओ, इंपोर्ट मतलब परचेज होती है। क्या होती है बच्चों? परचेज। क्या होता है बच्चों? परचेज।
एक ऐसी घटना है कौन सी, इंपोर्ट ऑफ सर्विस। चाहे बिजनेस ना हो तो भी क्या मानेंगे, सप्लाई। मतलब वैसे तो सेल को सप्लाई बोलते हैं, बट इंपोर्ट का मतलब तो परचेज होता है। इंपोर्ट और सर्विस एक ऐसी घटना है जहां क्या बिजनेस ना हो तो भी क्या मानेंगे, सप्लाई। बस कंसिडरेशन होना चाहिए। इसके पीछे लॉजिक आपको पता है, मैंने क्या बता रखा है, ठीक है। इसके अलावा एक ऐसी घटना है जो शेड्यूल 1 में बता रखी है, कितनी, 4 ऐसी घटनाएं, कितनी, 4 जो शेड्यूल 1 में बता रखी है, जहां कंसिडरेशन ना हो तो भी क्या मानेंगे, सप्लाई। तो सप्लाई होने के लिए कंसिडरेशन होना जरूरी है। अगर शेड्यूल 1 में वो घटना आ गई तो सब कंसिडरेशन ना हो तो भी क्या मानेंगे, सप्लाई। तो 7(1)(b) के आगे लिखो इंपोर्ट ऑफ सर्विस। 7(1)(b) के आगे क्या लिखोगे, इंपोर्ट ऑफ सर्विस, ठीक है। 7(1)(c) के आगे क्या लिखोगे, सप्लाई इवन विदाउट कंसिडरेशन। शेड्यूल 1 सप्लाई क्या, सप्लाई हो, सप्लाई विदाउट कंसिडरेशन, शेड्यूल 1। बताओ बच्चों, इनका बता दिया मैंने आपको। तो वैसे तो सप्लाई होने के लिए एक्टिविटी होना चाहिए, व्यापार होना चाहिए, कंसिडरेशन। एक ऐसी घटना जहां व्यापार ना हो तो भी सप्लाई मानेंगे, दिस इज द इंपोर्ट ऑफ सर्विस फॉर कंसिडरेशन। और 4 ऐसे केस है, क्या 4, जहां क्या ना हो, कंसिडरेशन ना हो तो भी क्या मानेंगे, सप्लाई। वो है शेड्यूल 1। अब मैं आपको शेड्यूल 1 के पास लेके चलता हूं। शेड्यूल 1 अगर आप अपनी बिजनेस एसेट्स को परमानेंटली क्या कर देते हो, डिस्पोज ऑफ, जिसकी खरीदते समय क्या ली थी, आईटीसी, इवन विदाउट क्या मानेंगे, सप्लाई। अगर आप अपने रिलेटेड पर्सन या डिस्टिंक्ट पर्सन को क्या करते हो, सप्लाई, ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ बिजनेस, चाहे आईटीसी ली थी हो या क्या मानेंगे, सप्लाई। एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को रिलेटेड पर्सन माना है। अगर एक एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को गिफ्ट देता है इवन विदाउट कंसिडरेशन, बट गिफ्ट की वैल्यू अगर 50,000 से कम है तो सप्लाई नहीं है, और अगर ज्यादा तो क्या मानेंगे, सप्लाई। अगर एक आप अपने रिलेटेड पर्सन या डिस्टिंक्ट पर्सन को क्या करते हो, सप्लाई। डिस्टिंक्ट पर्सन क्या होता है बच्चों, एक पैन नंबर वाले के अगर 2 रजिस्टर्ड ऑफिस है, क्या बोला मैंने, 2 रजिस्टर्ड ऑफिस है, तो आपस में क्या कहलाएंगे, डिस्टिंक्ट पर्सन। तो जैसे मान लो मेरे 2 रजिस्टर्ड ऑफिस है, मालिक मैं ही हूं, तो मैं इसको सप्लाई करूंगा तो इसको डिस्टिंक्ट पर्सन बोलेंगे। इवन सप्लाई विदाउट कंसिडरेशन तो भी क्या मानेंगे, इसको सप्लाई मानेंगे, ठीक है बच्चों। इसको इसमें एग्जांपल है स्टॉक ट्रांसफर, ब्रांच ट्रांसफर बोलते हैं इसको। इसी तरह से अगर प्रिंसिपल, क्या बोल रहा हूं मैं, प्रिंसिपल अगर अपने क्या एजेंट को सप्लाई कर रहा है ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ बिजनेस, या एजेंट अपने ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ बिजनेस, और एजेंट एक रेस्पॉन्सिबल एजेंट है, क्या बच्चों, एक, तो बताइए इवन विदाउट कंसिडरेशन क्या मानेंगे बच्चों, सप्लाई मानेंगे। देखो अगर इंपोर्ट और सर्विस में कंसिडरेशन हो जब तो 7(b) लगेगा, और कंसिडरेशन तो इंपोर्ट और सर्विस के अंदर ये बोला गया है, अगर आपने कोई सर्विस इंपोर्ट की है रिलेटेड पर्सन से, क्या बोल रहा हूं मैंने, फॉर ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ बिजनेस, इवन विदाउट, तो भी क्या मानेंगे, सप्लाई। तो आप 7(1)(b) और शेड्यूल में कब जाओगे, अगर कंसिडरेशन है तो 7(1)(b) के पास जाना, और अगर कंसिडरेशन शेड्यूल के पास जाना। यहां तक ये बात सबको क्लियर है बच्चों। तो मैंने कौन सा सेक्शन बता दिया बच्चों, तो शेड्यूल 1 में क्या लिखोगे, रिलेटेड पर्सन ऑब्लिक आरपी लिखना, आरपी ऑब्लिक डीपी ऑब्लिक डिस्पोजल ऑफ असेट्स, डिस्पोजल ऑफ क्या, बिजनेस असेट्स, ऑब्लिक प्रिंसिपल एजेंट, और ऑब्लिक क्या, इंपोर्ट ऑफ सर्विस। ये 4 ऐसे केस है, इंपोर्ट ऑफ सर्विस, इवन विदाउट क्या मानेंगे बच्चों, सप्लाई। तो एग्जाम में जब भी क्वेश्चन आए तो आपको इसके पास जाना पड़ेगा। यहां तक ये बात क्लियर है बच्चों। अच्छा तो बताओ, मैंने ए पढ़ा दिया, बी पढ़ा दिया और सी बता दिया बच्चों। कुछ ऐसे केस है जहां सब कुछ है तो भी सप्लाई नहीं मानेंगे, इसको बोलते हैं नेगेटिव लिस्ट ऑफ सप्लाई। 7(2) क्या हो गया बच्चों, नेगेटिव लिस्ट ऑफ सप्लाई। शेड्यूल 3 नेगेटिव लिस्ट ऑफ सप्लाई, शेड्यूल 3, ठीक है। मतलब एक्टिविटी भी थी, व्यापार भी था और कंसिडरेशन है, तो भी क्या नहीं मानेंगे बच्चों, सप्लाई। शेड्यूल 3 के पास चलते हैं। शेड्यूल 3 शेड्यूल 3 बच्चों, अगर ये एक्टिविटीज आपने की है, मतलब एक्टिविटी भी थी, व्यापार भी था और कंसिडरेशन है, तो भी लॉ में उसको सप्लाई नहीं मानेंगे। अगर एम्प्लॉय अपने एम्प्लॉयर को सर्विस देता है ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट,
एम्प्लॉयमेंट के अलावा पे तो लगेगा, बट ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ उसको भी सप्लाई नहीं मानेंगे। अगर कोई कोर्ट ट्रिब्यूनल जो किसी लॉ के तहत क्या है स्टैब्लिश है और वो पब्लिक को कह दे रहा है कोर्ट की सेवा है, तो भी जीएसटी नहीं लगेगा। लेकिन आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल जो होता है वो कोर्ट नहीं मानेंगे, उसकी सेवाओं पर क्या लगेगा, जीएसटी। इसी तरह से बच्चों एमएलए, एमपी, मेयर, पार्षद, सरपंच, ऐसे लोग जिनको किसी संविधान के तहत क्या मिली हुई है, पोस्ट, या ऐसी बॉडी जिसका एस्टेब्लिशमेंट गवर्नमेंट ने किया है, आईसीआई वगैरह, उसके चेयरपर्सन और मेंबर की सेवाओं को भी सप्लाई नहीं मानेंगे। ठीक है। इसी तरह से बच्चों अगर फिनरल, मोर्चरी सर्विस आप लेते हो, डेथ वेथ हो जाती है, तो भी सप्लाई नहीं मानेंगे। लैंड और बिल्डिंग, अगर आप प्योरली जमीन बेचते हो, कंप्लीटेड बिल्डिंग बेचते हो, तो उसको सप्लाई, लेकिन अगर अंडर कंस्ट्रक्टेड बिल्डिंग बेचते हो तो उसको सप्लाई ऑफ क्या मानेंगे, सर्विस। बच्चों एक्शनेबल क्लेम गुड्स है, बट वो सर्विस सप्लाई नहीं है। बट लॉटरी, बैटिंग और गैम्बलिंग को छोड़कर जितने भी बाकी क्या बच गए, एक्शनेबल क्लेम, जितने भी क्या बच गए एक्शनेबल क्लेम, वो गुड्स तो है बट सप्लाई नहीं है। तो बताओ जीएसटी केवल किस पे लगता है, लॉटरी, बैटिंग और गैम्बलिंग। अगर आप एक सप्लायर का है नॉन टैक्सेबल टेरिटरी में, रिसिपेंट भी का है नॉन टैक्सेबल टेरिटरी में, और आप उन दोनों को मिला रहे हो, तो इस घटना को भी सप्लाई नहीं मानेंगे। अगर इंडिया में गुड्स वेयर हाउस में पड़े हुए हैं और वेयर हाउस की वेयर हाउस से क्या हो रही है, सप्लाई, अभी मान लो माल क्लियरेंस नहीं हुआ, उसको भी सप्लाई नहीं मानेंगे। ऐसी घटनाएं बच्चों यहाँ पे बता रखी है। तो अगर तुम्हारे पेरेंट्स इनमें से कोई एक्टिविटी करते हैं तो उसको सप्लाई नहीं मानेंगे। ठीक है। 7(2)(b) गवर्नमेंट के नोटिफाइड फंक्शन को भी सप्लाई नहीं मानेंगे। गवर्नमेंट के कुछ नोटिफाइड फंक्शंस होते हैं, उनको भी सप्लाई नहीं मानेंगे। नोटिफाइड फंक्शन ऑफ गवर्नमेंट नॉट ट्रीटेड सप्लाई। ठीक है बच्चों। तो बच्चों गवर्नमेंट के कुछ नोटिफाइड फंक्शंस हैं, उनको भी क्या नहीं मानेंगे, सप्लाई नहीं मानेंगे। तो बच्चों बताओ ये सेक्शन तो क्या बोलता है, सप्लाई मानेंगे, और ये क्या बोलता है, सप्लाई नहीं मानेंगे। सप्लाई नहीं है तो आप आउट हो गए। अगर सप्लाई है तो बताइए पहचानो क्या, गुड्स की सप्लाई है या सर्विस की। बच्चों इस चैप्टर के बाद सर्विस के व्यापारी के लिए नियम अलग होते हैं, गुड्स के व्यापारी के नियम क्या होते हैं, अलग होते हैं। इसलिए ये चैप्टर ही आपको तिलक लगा के भेजेगा कि तुम गुड्स के व्यापारी हो या सर्विस के व्यापारी हो। तो बताइए शेड्यूल 2 बताता है क्या, आइडेंटिफाई वेदर यू आर सप्लायर ऑफ गुड्स या सप्लाई ऑफ सर्विस। 7(1) ने लिखो, आइडेंटिफाई आइडेंटिफाई वेदर यू आर सप्लायर ऑफ गुड्स और सप्लायर ऑफ क्या, सर्विस। ठीक है। शेड्यूल 2 है ना, शेड्यूल 2 आपको बताता है। और शेड्यूल 2 बच्चों इसके अंदर मैं आपको क्रक्स समझा देता हूं क्या है, कि जहां ओनरशिप ट्रांसफर हो रही है, क्या बोला मैंने, तब तो गुड्स की सप्लाई है, चाहे ओनरशिप इमीडिएट ट्रांसफर हो रही हो या फ्यूचर में हो रही हो। और जहां ओनरशिप ट्रांसफर आपने केवल राइट टू यूज दिया हुआ है, वो सप्लाई ऑफ सर्विस है। तो एग्जाम में कोई सिचुएशन बना के पूछेगा, बताओ ये गुड्स की सप्लाई है या सर्विस की सप्लाई है, ये गुड्स की सप्लाई है या सर्विस की सप्लाई है। रेस्टोरेंट की सप्लाई को सप्लाई ऑफ सर्विस बोलते हैं, वर्क कॉन्ट्रैक्ट को भी सप्लाई ऑफ क्या बोलते हैं, सर्विस। इन सभी पॉइंट्स को मैं आपको डिटेल में पढ़ा चुका हूं। मतलब यहाँ तक की बात क्लियर है बच्चों। तो बताइए समझ में आ गया बात क्या बोल रहा हूँ यहाँ पे। तो बताइए कौन कौन से सेक्शन हो गए मेरे, बताओ। सप्लाई होने के लिए सेल, ट्रांसफर, बार्टर, एक्सचेंज, लाइसेंस, लीज, डिस्पोजल, मेड, एग्री टू मेड फॉर कंसिडरेशन ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ बिजनेस और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। सप्लाई आल्सो इंक्लूड इंपोर्ट और सर्विस फॉर कंसिडरेशन, चाहे बिजनेस हो या ना हो। There are certain activities which is specified under Schedule 1 will be treated supply even without consideration, है ना। सप्लाई गुड्स की सप्लाई है या सर्विस की सप्लाई, इसके लिए शेड्यूल 2 के पास जाना पड़ेगा। There are certain activities which are specified under Schedule 3 neither will be treated supply of goods or nor will be treated supply of service। ठीक है। अच्छा बच्चों, जो पुराने डिस्प्यूट थे कि ये गुड्स की सप्लाई है या सर्विस की, उसको तो यहां बता रखा है, मान लो शेड्यूल में बता रखा है। कोई ऐसा डिस्प्यूट इसके लिए शेड्यूल में बता नहीं रखा, तो गवर्नमेंट नोटिफिकेशन इश्यू करके, क्या बोला मैंने, गवर्नमेंट नोटिफिकेशन इश्यू करके क्लियर कर सकती है क्या, कि वो गुड्स की सप्लाई है या सर्विस की सप्लाई है। तो इस चैप्टर में कई प्रकार के नोटिफिकेशन आ रखे हैं कि बताओ ये गुड्स की सप्लाई है या सर्विस की, क्योंकि उनके लिए शेड्यूल में जिक्र नहीं था। समझ गए बच्चों। तो इंटायर चैप्टर बताओ, ये तो बता रहा है क्या सप्लाई है या नहीं है, ये बता रहा है सब कुछ होने को भी सप्लाई नहीं मानते, और ये बताता है कि वो गुड्स की सप्लाई है या सर्विस की सप्लाई है।
अगर आप, यहां तक की बात क्लियर है, अगर आप 2 या 2 से ज्यादा टैक्सेबल सप्लाई, क्या बोला मैंने, 2 या 2 से ज्यादा क्या टैक्सेबल सप्लाई सिंगल प्राइस पे कर रहे हो, क्या कर रहे हो बच्चों, सिंगल प्राइस पे कर रहे हो, 2 या 2 से ज्यादा क्या टैक्सेबल सप्लाई है, अगर आप क्या कर रहे हो सिंगल सप्लाई पे, टैक्सेबल होनी चाहिए दोनों, और वो जो कॉम्बो है वो क्या है, नेचुरल है, और एक प्रिंसिपल है, एक क्या है, इसको बोलते हैं कंबोई सप्लाई, और कंबोई सप्लाई पे बच्चों मेन प्रोडक्ट की रेट लगती है प्रिंसिपल प्रोडक्ट की। अगर दोनों ही प्रिंसिपल है, एक टैक्सेबल और एक एग्जेम्प्ट है, या दोनों टैक्सेबल है दोनों एक प्रिंसिपल, बट वो कॉम्बो क्या नहीं है, ऑर्डिनरी कोर्स में नहीं है, क्या नहीं है बच्चे वो, तो उसको क्या बोलेंगे, मिक्स सप्लाई। और मिक्स सप्लाई में क्या लगेगी बच्चों, हाईएस्ट, मिक्स सप्लाई में क्या लगेगी बच्चों, हाईएस्ट। और बच्चों उसके बाद इस चैप्टर में दुनिया भर के क्या आते हैं बच्चों, सर्कुलर्स आते हैं, खूब सारे सर्कुलर्स आए हैं कि पहचानो कि वो गुड्स की सप्लाई है या सर्विस की, या ये मिक्स सप्लाई है या कंपोजिट। इसको अमेंडमेंट वाली क्लास के साथ सर्कुलर बताए जाएंगे, ये क्या बोल रहा है यहाँ पे बताइए। ये कौन सा चैप्टर था अपना, सप्लाई, ठीक है बच्चों, ये मैंने आपको समझा दिया, कौन सा, ये वाला यहाँ, तो मैंने इसका आपको क्या दे दिया बच्चों, ओवर, ठीक है। अच्छा, अब 9(1) क्या है बच्चों, चार्जिंग सेक्शन। 9(1) क्या है, चार्जिंग सेक्शन। गुड्स किसे कहते हैं, सप्लाई किसे कहते हैं, गुड्स होना चाहिए, सर्विस होना चाहिए, उसकी क्या होनी चाहिए, सप्लाई, सप्लाई क्या होनी चाहिए, इंट्रा। इसके लिए मुझे IGST एक्ट के पास जाना पड़ेगा, मैं भी IGST एक्ट को स्किप कर रहा हूं। चौथी कंडीशन है, पर्सन शुड बी क्या, टैक्सेबल पर्सन, पर्सन शुड बी क्या, टैक्सेबल पर्सन, ये टैक्सेबल पर्सन है। तो आइए टैक्सेबल पर्सन के पास चलते हैं अपन लोग। पर्सन शुड बी टैक्सेबल पर्सन। सबसे पहले बच्चों अपन को 23 सेक्शन देखना, क्या देखना है, 23, लिखो बच्चों सेक्शन 23। पर्सन नॉट लाइबल फॉर क्या, रजिस्ट्रेशन, पर्सन नॉट लाइबल फॉर क्या, रजिस्ट्रेशन। बच्चों यहां पे क्या है, 4 लोगों को बता रखा है कि तुम्हारा टर्नओवर का 10 करोड़ भी हो ना, 500 करोड़ भी हो ना, 1000 करोड़ भी हो ना, तो भी तुमको टैक्सेबल पर्सन नहीं मानेंगे, मतलब तुम पे GST नहीं लगेगा। पहला है बच्चों जो नॉन टैक्सेबल गुड्स में डील करता है, क्या बोल रहा हूं मैंने, GST में नॉन टैक्सेबल गुड्स बोलते हैं एल्कोहल और पेट्रोल, क्या बोला मैंने, एल्कोहल और पेट्रोल, एल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन और क्या, पेट्रोल। अगर आप इन 2 प्रोडक्ट में क्या करते हो, डील करते हो 100%, 99% नहीं, 100%, तो बताइए आप लाइबल नहीं है। आप मान लो अल्कोहल के साथ नमकीन भी बेचते हैं, पेट्रोल के साथ मशीन ऑयल भी बेचते हैं, तो बताओ फिर आप सेक्शन 23 में नहीं आएंगे 100%। तो 2 लोग तो ये बाहर हो गए। एक हो गया इंडिविजुअल और HUF जो एग्रीकल्चरिस्ट है, क्या बोला मैंने, इंडिविजुअल HUF जो क्या है, कंपनी नहीं, इंडिविजुअल HUF जो क्या है, एग्रीकल्चरिस्ट है। तो जितना उनका एग्रीकल्चर का व्यापार है उसके लिए वो टैक्सेबल पर्सन नहीं मानेंगे। और चौथा, मान लो किसी पर्सन की सभी सेवाओं पे RCM लग रहा है, क्या लग रहा है बच्चों, RCM। जैसे इंश्योरेंस एजेंट की सेवाओं पे RCM लगता है, डायरेक्टर की सेवाओं पे क्या लगता है, RCM। तो फिर इंश्योरेंस एजेंट और डायरेक्टर को GST में रजिस्ट्रेशन करवाने की जरूरत नहीं है। बट जो भी बात होगी वो 100% होगी। अगर 99% RCM लग रहा है, 1% नहीं, फिर नहीं। यहाँ जो भी बात हो रही है वो क्या हो रही है बच्चों, 100%। बताओ 4 लोग कौन कौन हो गए, नॉन टैक्सेबल गुड्स का सप्लायर अल्कोहल पेट्रोल, जो होली एग्जेम्प्टेड गुड्स में डील करता है, क्या बोला मैंने, इंडिविजुअल HUF जो क्या है, एग्रीकल्चरिस्ट है, और एक पर्सन जिसकी सभी सेवाओं पे क्या लग रहा है, RCM। तो सेक्शन 23 में 4 लोगों को टैक्सेबल पर्सन नहीं माना, अल्कोहल पेट्रोल बेचने वाले को, इंडिविजुअल HUF जो एग्रीकल्चरिस्ट है, कोई पर्सन जो 100% एग्जेम्प्टेड गुड्स और सर्विस में क्या करता है, डील करता है, और ऐसा पर्सन जिसकी सभी सेवाओं पे क्या लग रहा है, RCM, वो लाइबल नहीं है। 24, पर्सन कंपल्सरी लाइबल फॉर रजिस्ट्रेशन। देखो पर्सन कंपल्सरी लाइबल फॉर क्या, रजिस्ट्रेशन, पर्सन कंपल्सरी लाइबल फॉर रजिस्ट्रेशन। पर्सन कंपल्सरी लाइबल फॉर रजिस्ट्रेशन। बच्चों इस सेक्शन में 12 ऐसे लोग हैं, कितने, 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और एनी अदर 12, है ना। 12 ऐसे केस हैं जहां पे आपको क्या करवाना है, रजिस्ट्रेशन कंपल्सरी। आपका टर्नओवर 2 रुपए भी हो ना तो भी आपको GST में कंपल्सरी। लॉजिक क्या थे मैं आपको समझा चुका हूं पहले ही। तो ये आपको कंपल्सरी क्या कराना, रजिस्ट्रेशन।
इनको याद करने का तरीका क्या है बच्चों, कैटेगरी बनाओ, कैटेगरी, एक कैटेगरी, दो कैटेगरी और तीन कैटेगरी। पहला है जो दूसरे स्टेट में इंटर स्टेट टैक्सेबल सप्लाई कर रहा है गुड्स की, अगर इंट्रा हो तो नहीं, जो दूसरे स्टेट में गुड्स की क्या कर रहा है, टैक्सेबल सर्विस नहीं है, तो बताओ उसको 24 में कंपल्सरी क्या करवाना है, रजिस्ट्रेशन। लेकिन अगर वो सर्विस की सप्लाई कर रहा है तो 24 अप्लाई नहीं होगा, 22 लगेगा, समझ गए। अगर वो केवल इंट्रा ही कर रहा है तो 24 नहीं लगेगा, क्या लगेगा, 22 लगेगा। अगर वो हैंडीक्राफ्ट गुड्स का क्या है, व्यापारी है, हैंडीक्राफ्ट 100% मतलब प्रीडोमिनेटली हैंडीक्राफ्ट हाथ से बनाता है, तो 24 लगेगा, नहीं 22 लगेगा, 24 नहीं लगेगा। कैजुअल टैक्सेबल पर्सन मेकिंग टैक्सेबल सप्लाई, चाहे इंट्रा हो या इंटर हो, अदर देन हैंडीक्राफ्ट गुड्स, जब 24 नहीं लगेगा तो 22 पे लगेगा। तो बताइए अगर आप कैजुअल टैक्सेबल पर्सन हो और अगर आप क्या कर रहे हो, टैक्सेबल सप्लाई कर रहे हो, चाहे इंट्रा करो या इंटर, आपके लिए भी रजिस्ट्रेशन करवाना क्या है, कंपल्सरी है। नॉन रेजिडेंट एनआरटीपी, क्या बोला मैंने, नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन मेकिंग क्या, टैक्सेबल सप्लाई, चाहे इंट्रा हो या इंटर हो, आपको भी कंपल्सरी करना पड़ेगा रजिस्ट्रेशन। यह हैंडीक्राफ्ट वाला पॉइंट नहीं है, हैंडीक्राफ्ट वाला पॉइंट पहले में और दूसरे में, बट इसमें नहीं है। तो बताओ एक तो कौन हो गया, इंटर स्टेट सप्लाई वाला, एक हो गया कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, एक हो गया नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन। एक बच्चों जैसे मेरी सर्विस पे क्या लग रहा है, आरसीएम, इंश्योरेंस एजेंट की सर्विस पे क्या लग रहा है, आरसीएम, तो 23 बोलता है कि एजेंट लायबल नहीं है, रिसिपेंट लायबल है। अब बताओ रिसिपेंट खुद भी अनरजिस्टर्ड है, रिसिपेंट क्या है, तो सेक्शन 24 क्या बोलता है, ऐसी सर्विसेज जिन पर क्या लग रहा है, आरसीएम, और रिसिपेंट अगर अनरजिस्टर्ड है तो रिसिपेंट को भी क्या कराना पड़ेगा, कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन। कितने हो गए बच्चों, 4, इंटर स्टेट सप्लाई ऑफ टैक्सेबल गुड्स, सीटीपी, एनआरडीपी, और जिसकी सभी सर्विसेज पे क्या लग रहा है, आरसीएम, तो रिसिपेंट अगर अनरजिस्टर्ड हो तो रिसिपेंट को क्या करवाना है, कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन। 4 ये याद कर लो। 3 बच्चों इको के पॉइंट है, क्या है बच्चों, इको। जो लोग बच्चों क्या करते हैं, इको के थ्रू क्या करते हैं, गुड्स की सप्लाई, जो लोग क्या इको के थ्रू क्या करते हैं, गुड्स की सप्लाई, सर्विस नहीं है यहाँ पे, सर्विस नोटिफिकेशन में हट गया है, जो लोग इको के थ्रू क्या करते हैं, गुड्स की सप्लाई, और इको टीसीएस कलेक्ट करने के लिए क्या है, लायबल है, उस गुड्स का व्यापारी को कंपल्सरी क्या करना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन। जहां इको टीसीएस कलेक्ट करने के लिए लायबल है, उस इको को भी क्या करवाना पड़ेगा, कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन। आपको पता है रेडियो टैक्सी, होटल और हाउसकीपिंग, ये 3 ऐसी सर्विसेज सेक्शन 9(5) के अंदर, सेक्शन 9(5) के अंदर जहां पर क्या इको लायबल होता है, और अगर इको क्या है, अनरजिस्टर्ड है, तो इको को भी क्या करना पड़ेगा, कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन। 3 पॉइंट क्या बोले, जो लोग इको के थ्रू गुड्स की सप्लाई करते हैं वो, इको जो सेक्शन 52 में टीसीएस कलेक्ट करने के लिए लायबल है वो, और तीसरा क्या 9(5) में जहां इको जीएसटी पे करने के लिए क्या होता है, लायबल, इस इको को भी कंपल्सरी क्या करवाना है बच्चों, रजिस्ट्रेशन। एक ये रहा, ठीक है, एक तो कौन सा ये रहा, एक कौन सा ये रहा, और एक ऊपर दिया हुआ है, समझ गए बच्चों, यहां पे ये रहा, यहां पे। तो बताओ याद करने के क्या तरीके हो गए बच्चों, 5 4 1 3 1। पहला बोलो, पहला चूज होता, इंटर स्टेट सप्लाई ऑफ टैक्सेबल गुड्स, सीटीपी, एनआरडीपी, आरसीएम वाला, इको के थ्रू गुड्स बेचने वाला, इको टीसीएस करने वाला, और 9(5) वाला इको। कोई पर्सन जो सेक्शन 51 में टीडीएस काटने के लिए क्या है, लायबल है, अगर वो ऑलरेडी सप्लाई के लिए क्या है, रजिस्टर्ड है, तो भी उसको क्या कराना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन। इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर जो ऑलरेडी क्या है, रजिस्टर्ड है, अगर उसको इनपुट क्रेडिट को बांटना है तो उसको कंपल्सरी क्या करना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन। अगर आप किसी पर्सन के ब्याह पर क्या कर रहे हो, सप्लाई, मतलब आप एजेंट हो और आपका प्रिंसिपल टैक्सेबल है, क्या बच्चों, टैक्सेबल है, तो एजेंट को भी कंपल्सरी क्या करना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन। क्या करना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन। OIDAR, क्या बोला मैंने, OIDAR, अगर इंडिया के बाहर से अनरजिस्टर्ड पर्सन को क्या कर रहा है, इंडिया में क्या कर रहा है, सप्लाई, तो OIDAR को कंपल्सरी क्या करवाना है बच्चों, रजिस्ट्रेशन करवाना है। बताओ 4 कौन हो गए, टीडीएस काटने वाला, ISD, प्रिंसिपल का एजेंट, और कौन सा, OIDAR। तो 4 यहाँ, 3 यहाँ, और 4 यहाँ, 4 और 4 8 और 3 11। एनी अदर नोटिफाइड पर्सन, एनी अदर नोटिफाइड। बताओ कौन कौन लायबल नहीं है, पेट्रोल बेचने वाला, एल्कोहल बेचने वाला, 100% एग्जेम्प्टेड गुड्स वाला, जिसकी सभी सर्विसेज पे क्या लगता है, आरसीएम, इंडियन एक्सचेंज जो एग्रीकल्चर से, कौन कौन कंपल्सरी लायबल है, इंटर स्टेट सप्लाई हो टैक्सेबल गुड, सीटीपी, एनआरटीपी, इंट्रा हो या इंटर हो, जिसकी सभी सेवाओं पे क्या लग रहा है, आरसीएम, ना, जो लोग गुड्स इको के थ्रू बेचते हैं, इको जो टीसीएस कलेक्ट करने के लिए क्या है, लायबल है, 9(5) वाला इको, 9(5) वाला इको, ठीक है।
प्रिंसिपल अगर एजेंट, अगर प्रिंसिपल क्या है, टैक्सेबल है, टीडीएस काटने वाला, आईएसडी और एक OIDAR अगर इंडिया के बाहर से इंडिया में सप्लाई कर रहा है किसको, अनरजिस्टर्ड पर्सन को, इनको कंपलसरी क्या कराना है बच्चों, रजिस्ट्री। अब मान लो ना तो तुम 22 में आ रहे हो, 23 में आ रहे हो ना 24, नाउ अब आपको क्या निकालना है, एग्रीगेट टर्नओवर। क्या निकालना है बच्चों, एग्रीगेट टर्नओवर, क्योंकि अब 22 लगेगा, क्या लगेगा बच्चों 22, और 22 बच्चों आपको किसकी डेफिनेशन देता है, एग्रीगेट टर्नओवर। अब एग्रीगेट टर्नओवर क्या होता है बच्चों, एग्रीगेट टर्नओवर क्या होता है, आपको डेफिनेशन देखनी पड़ेगी। जैसे बच्चों हमारी एक होती है क्या, आउटवर्ड साइड, क्या बच्चों, आउटवर्ड, जिसको हम बोलते हैं क्या, सेल। एक हमारी क्या होती है, परचेज साइड, इसको हम बोलते हैं क्या, इनवर्ड। हमारी परचेज दो प्रकार की होती है, RCM वाली और क्या, FCM वाली। बच्चों ये कभी भी टर्नओवर में नहीं आएगा, परचेज नहीं आती है। सेल हमारी चाहे इंट्रा हो, इंटर हो, सेल हो या एक्सपोर्ट हो, ये सब टर्नओवर में आएगा। टैक्सेबल हो, एग्जम्प्ट हो, टैक्सेबल हो या नॉन टैक्सेबल हो, पेट्रोल वाला, वो भी सब आएगा। बच्चा बोलता सर वो तो लायबल ही नहीं होते, अरे वो तो तब लायबल नहीं होता जब 100% डील करते हैं। अगर 99% डील करते हैं तो 23 नहीं लगेगा, फिर 24 लगेगा, और 24 के अंदर टर्नओवर में सारा कुछ आएगा। ठीक है, अदर लॉ का टैक्स, क्या बोला मैंने, अदर लॉ का टैक्स वो भी आएगा, बट GST लॉ का टैक्स नहीं आएगा। टर्नओवर ऑफिस वाइज निकाला जाता है, पेन नंबर वाइज, पेन नंबर वाइज। स्टॉक ट्रांसफर हो, ब्रांच ट्रांसफर हो, डिस्टिंक्ट पर्सन को ट्रांसफर हो, रिलेटेड पर्सन को ट्रांसफर हो, सब टर्नओवर में आएंगे। लेकिन जो सप्लाई नहीं है, ट्रांजैक्शन मनी नहीं आएगा, सिक्योरिटी नहीं है, जो सप्लाई ही नहीं है, शेड्यूल 3 वाली, जॉब वर्कर को बेचा वो तो सप्लाई नहीं है ना, तो वो नहीं आएगा। अगर आपने अपने डिस्टिंक्ट पर्सन को बेचा तो वो आएगा, लेकिन अपने आपने एडिशनल बेस को बेचा, एक पेन नंबर वाले के 2 ऑफिस है, एक रजिस्टर और दूसरा अनरजिस्टर, और विद इन द स्टेट है, क्या बोला मैंने, तो बताओ उसको एडिशनल प्लेस बोलते, क्या बोलते हैं बच्चों। तो अगर आप अपने एडिशनल प्लेस को सप्लाई करोगे तो वो टर्नओवर में नहीं है। अब पहले टर्नओवर निकाल लो। अब अगर आपका टर्नओवर आपके ऊपर जो लिमिट अप्लाई है उससे ज्यादा है, आपका टर्नओवर अगर आप पे जो क्या है लिमिट अप्लाई है उससे क्या है ज्यादा है, तो जिन जिन स्टेट से आप टैक्सेबल सप्लाई करो, जिन जिन स्टेट से, वहां आपको क्या करवाना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन। तो बताइए रजिस्ट्रेशन के लिए रिक्वायरमेंट क्या है बच्चों। सबसे पहले आप क्या देखेंगे, क्या मैं 23 में आ रहा हूं, क्या आंसर है नो। क्या मैं 24 में आ रहा हूं, क्या आंसर है क्या नो। फिर आपको 22 के पास जाना पड़ेगा, क्या जाना पड़ेगा 22। यहां सबसे पहले आपको एग्रीगेट टर्नओवर निकालना पड़ेगा, और फिर आपको देखनी पड़ेगी मेरे पे एप्लीकेबल लिमिट क्या है। एप्लीकेबल लिमिट 2 प्रकार की होती है बच्चों, 3 प्रकार की। अगर आप मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा, अगर यहां से टैक्सेबल सप्लाई कर रहे हैं, मैंने एग्जाम सप्लाई नहीं बोला, क्या बोला मैंने, अगर आप यहां से क्या कर रहे हैं, टैक्सेबल सप्लाई कर रहे हैं, कहां कहां से, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, चाहे गुड्स के सप्लायर हो या सर्विस के, टर्नओवर क्या होगा 10 लाख, 10 लाख एप्लीकेबल होगी। अगर आप अदर देन क्या मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा से कर रहे हो, और आप क्या हो सर्विस के सप्लायर हो, क्या बोला मैंने, सर्विस, या सर्विस प्लस क्या गुड्स के सप्लायर हो, तो बताइए लिमिट क्या होगी 20 लाख। और अगर आप 100% क्या हो गुड्स के सप्लायर हो, 100% किसके सप्लायर हो, गुड्स के, लेकिन अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड, मेघालय, है ना, सिक्किम, तेलंगाना, अगर यहां से सप्लाई कर रहे हो, या पुडुचेरी, क्या बच्चों पुडुचेरी, तो बताओ लिमिट क्या होगी 20 लाख। तो अगर आप यहां पे हो तो 10 लाख, सर्विस के सप्लायर हो तो 20 लाख, अगर आप 100% गुड्स के सप्लायर हो बट आप इन स्टेट से कर रहे हो तो लिमिट क्या होगी बच्चों 20 लाख। अगर आप इन स्टेट के अलावा किसी और स्टेट से कर रहे हो, लेकिन आप मैन्युफैक्चरर हो, ट्रेडर हो या होलसेलर हो, पान मसाला, तंबाकू और आइसक्रीम, तो लिमिट क्या होगी 20 लाख। और अगर आप यहां 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 और यहां नहीं आ रहे तब जाके लिमिट क्या होगी बच्चों 40 लाख। बताओ सबसे पहले मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, चाहे गुड्स के सप्लायर हो या सर्विस के, लिमिट क्या होगी 10 लाख। इन स्टेट के अलावा अगर आप और किसी स्टेट से सप्लाई कर रहे हो और आप सर्विस के सप्लायर हो, किसके सप्लायर हो बच्चों, लिमिट क्या होगी बच्चों 20 लाख। अगर आप सर्विस के सप्लायर नहीं हो, गुड्स के सप्लायर हो 100% और आप इन स्टेट से कर रहे हो तो अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड,
मेघालय, सिक्किम, पुडुचेरी और तेलंगाना। ठीक है, तो लिमिट क्या होगी बच्चों? 20 लाख। अगर इन स्टेट के अलावा किसी और स्टेट से कर रहे हो, पान मसाला, आइसक्रीम, तंबाकू, और चाहे मैन्युफैक्चरर हो, होलसेलर हो या ट्रेडर हो, लिमिट क्या होगी? 20 लाख। अगर आप यहाँ यहाँ और यहाँ नहीं आ रहे हो तो लिमिट क्या होगी? 40 लाख। लिमिट क्या होगी बच्चों? 40। और अगर आपका टर्नओवर लिमिट से ज्यादा है तो जिन जिन स्टेट से आप क्या कर रहे हो टैक्सेबल सप्लाई, वहां क्या करवाओगे? रजिस्ट्रेशन, क्योंकि जीएसटी में रजिस्ट्रेशन स्टेट वाइज होता है। क्या होता है बच्चों? स्टेट वाइज। आगे बात समझ में? जीएसटी में रजिस्ट्रेशन क्या होता है बच्चों? स्टेट वाइज। एनी क्वेश्चन यहां तक? अच्छा, उसके बाद मान लो अगर आप पे 10 लाख की लिमिट भी अप्लाई हो रही है, 40 लाख की हो रही है, तो कम वाली अप्लाई होगी। क्या होगी बच्चों? कम वाली। ये बात कौन बोल रहा है बच्चों? ठीक है, कहाँ गया टैक्सेबल पर्सन? ठीक है बच्चों, यहां तक की बात सबको क्लियर है? अच्छा, अब मैं जब आगे बढ़ता हूं, अब 22(1) हो गया मेरा, तो 22 लिख दिया आपने? क्या लिखो? थ्रेशोल्ड लिमिट फॉर रजिस्ट्रेशन। 22(1) थ्रेशोल्ड लिमिट फॉर रजिस्ट्रेशन 10 लाख, 20 लाख, 40 लाख। दस लाख, 20 लाख और क्या? 40 लाख, है ना? 10 लाख, 20 लाख और 40 लाख। बच्चों ये क्या बोल रहा है? जीएसटी से पहले जो पुराने लॉ थे, क्या बोला मैंने? अगर आप एग्जिस्टिंग लॉ में क्या थे? रजिस्टर थे, तो जीएसटी में क्या करवाना पड़ेगा? कंपनसेशन। देखो बच्चों 22, पर्सन रजिस्टर्ड अंडर अर्लियर लॉ। अगर आप पुराने लॉ में क्या थे? रजिस्टर्ड थे, तो आपको क्या करना पड़ेगा? कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन। ठीक है, अगर आपके बिजनेस का सक्सेशन हो जाता है, क्या हो जाता है बच्चों? ओनरशिप चेंज हो जाए। जैसे मान लो आप इंडिविजुअल थे, आपने अपने आप को कंपनी में कन्वर्ट कर लिया, तो बताइए कंपनी आपका जीएसटी यूज करेगी? नया लेना पड़ेगा? नया लेना पड़ेगा। चलिएगा बच्चों, इन केस ऑफ ट्रांसफर ऑफ बिजनेस ऑन अकाउंट ऑफ सक्सेशन, अगर एक कंपनी का दूसरी कंपनी में क्या हो जाता है? अमालगमेशन, तो जो नई कंपनी है पुराना जीएसटी लेके नया लेना पड़ेगा। इन केस ऑफ ट्रांसफर ऑफ बिजनेस ड्यू टू अमालगमेशन, डीमर्जर। ठीक है जी, हाँ, यहां तक की बात क्लियर है बच्चों? अब आया एक्सप्लेनेशन। दो एक्सप्लेनेशन है बच्चों। बताओ, एक प्रिंसिपल है, एक क्या है बच्चों? एक कौन है? प्रिंसिपल। एक कौन है? एजेंट। और ये कौन है? पब्लिक। एजेंट खुद के नाम से सप्लाई कर रहा है, कितने की? 10 लाख। खुद के नाम से सप्लाई कर रहा है कितने की? 10 लाख। और प्रिंसिपल के नाम से सप्लाई कर रहा है 2 लाख की। प्रिंसिपल का नाम, चाहे नाम डिस्क्लोज करके या ना करके। बताओ, टर्नओवर एजेंट का ही माना जाएगा। टर्नओवर किसका माना जाएगा? एजेंट। तो यहाँ प्रिंसिपल एजेंट को बिलिंग करेगा, तो मान लो 1,80,000 की बिलिंग की, तो वो टर्नओवर तो किसका होगा? प्रिंसिपल का। हमको उससे मतलब नहीं है। क्वेश्चन बोल रहा है कि क्या अगर एजेंट किसके नाम से बिलिंग कर रहा है? खुद के नाम से या प्रिंसिपल के नाम? बिलिंग एजेंट कर रहा है, तो टर्नओवर किसका माना जाएगा? एजेंट। और अगर प्रिंसिपल रजिस्टर्ड है, प्रिंसिपल क्या है, तो एजेंट को सेक्शन 24 में क्या कराना पड़ेगा? कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन। वो एक अलग मैटर है। इसी तरह से मान लो एक प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल का माल कहाँ पड़ा हुआ है? जॉब वर्कर के पास। और प्रिंसिपल जॉब वर्क, अब यहाँ पे कोई कस्टमर पड़ा हुआ है, तो एक तो माल यहाँ से वापस यहाँ है, प्रिंसिपल ने क्या कर दिया? जॉब वर्कर के प्लेस से ही किसी कस्टमर को माल भेज दिया। जॉब वर्कर के प्लेस से ही क्या किसी कस्टमर को माल भेज दिया। और जॉब वर्कर क्या था? रजिस्टर्ड। तो बताइए टर्नओवर जॉब वर्कर का माना जाएगा? प्रिंसिपल का। प्रिंसिपल का। दो इंपॉर्टेंट एक्सप्लेनेशन है। क्या बच्चों? दो इंपॉर्टेंट। इस तरह से बच्चों आपका ये कौन सा चैप्टर खत्म होता है? टैक्सेबल पर्सन। कौन सा होता है बच्चों? टैक्सेबल पर्सन। तो अगर मैं सेक्शन को समराइज करना चाहूं
तो कैसे करोगे बच्चों? 22 1 2 3 4 एक्सप्लेनेशन 1 एक्सप्लेनेशन क्या 2, 23 क्या 1 A B और C और 23 क्या 2, 24 क्या 1 2 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 और 5, इस तरह से। कौन कौन लाइबल नहीं है, कौन कंपलसरी लाइबल है? अगर आप यहां और यहां नहीं आ रहे, 10 लाख 20 लाख और 40 लाख, अर्लियर लो, सक्सेशन, अमालगमेशन, प्रिंसिपल एजेंट और जॉब वर्कर, लिख दिया एक्सप्लेनेशन वन के आगे। एक्सप्लेनेशन वन के आगे क्या लिखोगे? प्रिंसिपल एजेंट, डैश कर लो, टर्नओवर ऑफ एजेंट, ध्यान रहेगा आपको ना। एक क्या है? प्रिंसिपल जॉब वर्कर, प्रिंसिपल क्या? जॉब वर्कर। 3 गेट पढ़ लिए, कौन कौन से? कौन कौन से गेट पढ़ लिए? गुड्स होना चाहिए, सर्विस होना चाहिए, सप्लाई होना चाहिए, पर्सन शुड बी क्या? टैक्सेबल पर्सन। वो सप्लाई एग्जम्प्ट नहीं होनी चाहिए, वो सप्लाई क्या नहीं होनी चाहिए? एग्जम्प्ट। कंडीशन नंबर 1, कंडीशन नंबर 2, 3 अभी पेंडिंग है, कंडीशन नंबर 4 और 5 अभी क्या है बच्चों? पेंडिंग है। अच्छा, अब बताओ आपको क्या करवाना होता है? रजिस्ट्रेशन करवाना होता है। क्या करवाना होता है बच्चों? रजिस्ट्रेशन। और इधर क्या होगा बच्चों? वैल्यू निकालनी पड़ेगी। क्या निकालनी पड़ेगी? वैल्यू। वैल्यू पे क्या लगाना पड़ेगा? जीएसटी। और क्या लेनी पड़ेगी? आईटीसी। यही तो होगा बच्चों। क्या लेनी पड़ेगी? आईटीसी। आप कहाँ जा सकते हो? कंपोजिशन स्कीम। कहाँ जा सकते हो? कंपोजिशन। कंपोजिशन स्कीम में कौन जा सकता है? 10(1), 10(2), A, B, C, D और क्या? E, प्रोविजो 3, 4 और क्या? 5। 10(1) देखो बच्चों, 10(1) एप्लीकेबल लिमिट फॉर कंपोजिशन स्कीम। एप्लीकेबल लिमिट फॉर कंपोजिशन स्कीम 10(1) क्या है बच्चों? एप्लीकेबल लिमिट फॉर क्या? कंपोजिशन स्कीम। एप्लीकेबल लिमिट फॉर क्या? कंपोजिशन स्कीम। 75 लाख और 1.5 करोड़। 75 लाख और 1.5 करोड़। 75 लाख और क्या? 1.5 करोड़। $75 लाख और 1.5 करोड़। 10(1) आ गया समझ? ठीक है। अच्छा, कंपोजिशन स्कीम में वही जा सकता है जिसका टर्नओवर क्या है? कुछ स्टेट में तो क्या 75 लाख से कम है करंट का, प्रीसीडिंग फाइनेंशियल का, प्रीसीडिंग फाइनेंशियल का, प्रीसीडिंग फाइनेंशियल का। कुछ स्टेट में क्या है? अगर आप इन स्टेट में काम करते हो और आपका टर्नओवर 1.5 करोड़ से, सॉरी 75 लाख से कम है, तो आप कहां जा सकते हो? कंपोजिशन। अगर 75 से ज्यादा है तो आप कंपोजिशन में नहीं जा सकते। समझ गए बच्चों? और इन स्टेट के अलावा बच्चों लिमिट क्या होती है? 1.5 करोड़। तो 1.5 करोड़ से ज्यादा वाला कंपोजिशन स्कीम में नहीं जा सकता। उसके बाद बच्चों 10(2) क्या बोलता है? 10(2) 10(2) बोलता है 5-6 लोग ऐसे होते हैं जो कंपोजिशन स्कीम में जा ही नहीं सकते। 5-6 लोग होते हैं जो कंपोजिशन स्कीम में जा ही नहीं सकते। बच्चों जो दूसरे स्टेट में, क्या बोल रहा हूं मैंने? गुड्स, यहां पे अमेंडमेंट आ गया, सर्विस की सप्लाई करते हैं, गुड्स या सर्विस की। अगर आप दूसरे स्टेट में गुड्स या सर्विस की सप्लाई करते हो तो आप कंपोजिशन स्कीम में नहीं जा सकते। आप अगर सर्विस के सप्लायर हो, क्या बोला मैंने? सर्विस के सप्लायर हो, रेस्टोरेंट को छोड़ दो, तो आप कंपोजिशन स्कीम में नहीं जा सकते। आप एल्कोहल और पेट्रोल के सप्लायर हो तो आप कंपोजिशन स्कीम में नहीं जा सकते, टर्नओवर चाहे कम हो। ठीक है। आप इको के थ्रू गुड्स बेचते हैं, क्या बोला मैंने? इको के थ्रू आप गुड्स बेचते हैं तो भी आप कंपोजिशन स्कीम में नहीं जा सकते। आप नोटिफाइड गुड्स के मैन्युफैक्चरर हो, देखो वहां पे था ना टैक्सेबल पर्सन में, वहां ट्रेडर भी था, यहां केवल कौन है बच्चे हो? मैन्युफैक्चरर। अगर आप नोटिफाइड गुड्स के क्या हो? मैन्युफैक्चरर। कौन कौन सा? तंबाकू, आइसक्रीम, पान मसाला, और वो एक एरेटेड वाटर भी आ गया यहाँ पे, है ना, वो भी यहाँ पे आ गया। वो लोग भी कंपोजिशन स्कीम में नहीं जा सकते। और सीटीपी और एनआरडीपी कंपोजिशन स्कीम में, जो दूसरे स्टेट में गुड्स और सर्विस की सप्लाई करते हैं, जो इको के थ्रू गुड्स या सर्विस की क्या करते हैं? सप्लाई करते हैं,
नोटिफाइड गुड्स का मैन्युफैक्चरर, सीटीपी, एनआरटीपी, नॉन टैक्सेबल गुड्स का सप्लायर, ये लोग कंपोजिशन स्कीम में नहीं जा सकते 10(2) के अंदर, भले ही टर्नओवर क्या हो, कम हो। एक पैन नंबर वाले के 2 ऑफिस है, क्या बोला मैंने, 2 ऑफिस है, एक के लिए कंपोजिशन में जाना चाहता है, दूसरे के लिए वो पॉसिबल नहीं है। जाएगा तो दोनों के लिए जाएगा, अदरवाइज पॉसिबल नहीं है, अदरवाइज पॉसिबल नहीं है। बच्चों जब तक आप कंपोजिशन स्कीम में हो, क्या बोला मैंने, आपका मान लो जैसे आपको 20-21 में कंपोजिशन स्कीम में जाना है तो आपको 19-20 का टर्नओवर देखना होता है। 19-20 का टर्नओवर 1.5 करोड़ से कम था, आप चले गए। अब करंट ईयर में मान लो आपका टर्नओवर 1.5 करोड़ से ज्यादा हो गया, तो जिस दिन ज्यादा हुआ उस दिन आप कंपोजिशन स्कीम से क्या हो जाओगे, बाहर हो जाओगे। जिस दिन ज्यादा हुआ उस दिन आप कंपोजिशन स्कीम से क्या हो जाओगे, बाहर हो जाओगे। जब तक आप कंपोजिशन स्कीम में हो ना तो आप आउटपुट लगाओगे और ना क्या लोगे, आईटीसी लोगे। अगर आप फिर भी ऐसा कर लेते हो, मान लो आपने आप पे जीएसटी की रेट 18% थी और आपने कंपोजिशन टैक्स 1% रेट पे कर दिया, तो गवर्नमेंट आपसे 17% का टैक्स वसूलेगी, प्लस आप पे क्या निकालेगी, 73 और 74 के अंदर क्या लगा देगी, पेनल्टी लगा देगी। क्या लगा देगी, पेनल्टी। यहां तक की बात क्लियर आप लोगों को। उसके बाद बच्चों एक चीज और ध्यान रखने वाली बात है, एक होता है क्या 100% किसका सप्लायर, गुड्स का। एक होता है क्या 100% क्या, गुड्स का सप्लायर, प्लस उसकी लोन डिपॉजिट पर क्या आ रहा है, इंटरेस्ट आ रहा है। तीसरा आदमी होता है 100% क्या, गुड्स का सप्लायर और लिमिटेड वैल्यू ऑफ सर्विस का सप्लायर। क्या बोला मैंने, लिमिटेड वैल्यू ऑफ क्या, सर्विस का सप्लायर। और एक होता है कौन, 100% क्या, सर्विस का सप्लायर या गुड्स प्लस क्या, सर्विस का सप्लायर बट लिमिटेड वैल्यू से ज्यादा। कौन कौन हो गया बच्चों, 100% गुड्स का सप्लायर। अगर आप 100% गुड्स के सप्लायर हो तो लिमिट होगी 75 लाख और 1.5 करोड़। अगर आप गुड्स प्लस लोन डिपॉजिट पे इंटरेस्ट की कमाई होती है आपकी, तो लिमिट क्या होगी बच्चों, 1.5 करोड़। इसको टर्नओवर में शामिल नहीं करेंगे। अगर आप गुड्स के सप्लायर हो, क्या हो बच्चों, और सर्विस एक लिमिट है, क्योंकि सर्विस का सप्लाई जा नहीं सकता, बट सर्विस एक लिमिट तक है। मतलब सर्विस या तो 5 लाख तक ही है, सर्विस का टर्नओवर 5 लाख ही है, या टोटल टर्नओवर के 10% की है, दोनों में से हायर ले लो। अगर सर्विस का टर्नओवर दोनों के हायर में से ज्यादा नहीं है तो भी आप पे लिमिट क्या होगी, 1.5 करोड़ और 75 लाख। लेकिन अगर आप यहां भी नहीं हो, यहां भी नहीं हो, यहां भी नहीं हो, और आप 100% क्या हो, सर्विस के सप्लायर हो, या आपका सर्विस का टर्नओवर 10% से ज्यादा है, तो फिर आप पर 75 लाख और 1.5 करोड़ की लिमिट अप्लाई नहीं होगी। आपके लिए एक नई स्कीम आई है, क्या आई है, और जहां लिमिट क्या है, 50 लाख। लिमिट क्या है बच्चों, 50 लाख। समझ गए। तो जिन पर ओल्ड स्कीम अप्लाई नहीं हो रही उनके लिए क्या है, नई स्कीम, और नई स्कीम में जो कंपोजिशन रेट है बच्चों 6%। बाकी सारे प्रोविजन लगेंगे। 5-6 लोग नहीं जा सकते, अगर एक पर्सन के 2 ऑफिस है तो एक के लिए जाना चाहता है वो पॉसिबल, जब तक नई स्कीम में है तब तक उसको आईटीसी, मतलब वो सारी बातें लगने वाली है। बट आपको पता होना चाहिए न्यू स्कीम कब लगती है और कब नहीं लगती। कंपोजिशन की रेट्स क्या होती है बच्चों, कंपोजिशन की क्या होती है, रेट्स क्या होती है, इसमें है, इसके अंदर रेट्स दे रखी है अपन ने कि अगर आप मैन्युफैक्चरर हो तो रेट क्या होगी, 1%। 1% टोटल टर्नओवर का, चाहे टैक्सेबल हो या एग्जेम्प्ट हो, है ना। और अगर इधर क्या बोला मैंने, रेस्टोरेंट हो तो रेट क्या है, 5%। रेस्टोरेंट तो क्या है 5, और अदर केस में जैसे ट्रेडर और मैन्युफैक्चरर हो गया, होलसेल हो गया, उनके लिए रेट है 1%। यहाँ पे एग्जेम्प्टेड लेंगे, टैक्सेबल लेंगे, टैक्सेबल। यहाँ क्या लेंगे बच्चों, टैक्सेबल लेंगे। और अगर आप सर्विस के सप्लायर हो, टर्नओवर 50 लाख से ज्यादा है, तो रेट क्या होती है बच्चों, 6%। इस तरह से कंपोजिशन स्कीम के बारे में आपको पता होना चाहिए। बताओ कौन कौन से सेक्शन लिखते जाओ, 10(1) कौन कौन से सेक्शन है बच्चों, 10(1), 10(2), A, B, C, D, E, प्रोविजो, 10(2)A, 10(3), 10(4) और क्या, 10(5). देखो बच्चों लिमिट लिख दी, 10(2)A क्या लिखोगे, नहीं लिखा क्या 10(2)A वगैरह, ये नहीं लिखा था क्या ABCD वाला, लिख दो पर्सन नॉट एलिजिबल फॉर, 10(2) लिख दो, पर्सन नॉट एलिजिबल फॉर कंपोजिशन स्कीम। पर्सन नॉट एलिजिबल फॉर क्या, कंपोजिशन स्कीम। पर्सन क्या, नॉट एलिजिबल फॉर क्या, कंपोजिशन स्कीम।
5 लोग कौन कौन है? जो दूसरे स्टेट में गुड्स और सर्विस की सप्लाई करता है, जो इको के थ्रू माल गुड्स या सर्विस बेचता है, नोटिफाइड गुड्स का मैन्युफैक्चरर, एनआरटीपी और एनआरडीपी पेट्रोल अल्कोहल बेचने वाला, ये लोग कंपोजिशन स्कीम में नहीं जा सकते। प्रोविजो है ना, इसके लिए प्रोविजो क्या था? एक ऑफिस के लिए जाना चाहते हो, दूसरे के लिए नहीं जाना, तो बताओ वो कंपोजिशन स्कीम जाना जाएगा तो दोनों में जाएगा। ठीक है, कंपोजिशन स्कीम अप्लाई ऑन ऑल डिस्टिंक्ट पर्सन। कंपोजिशन स्कीम विल अप्लाई ऑन ऑल डिस्टिंक्ट पर्सन। कंपोजिशन स्कीम क्या होगी? सभी डिस्टिंक्ट पर्सन पे अप्लाई होगी, चॉइस है सभी पे। 10(2)(a) न्यू स्कीम, न्यू कंपोजिशन स्कीम फॉर सर्विस सप्लायर, न्यू कंपोजिशन स्कीम फॉर सर्विस सप्लायर, न्यू कंपोजिशन स्कीम फॉर क्या? सर्विस सप्लायर। 10(3) assessee will out from composition scheme, assessee will out from क्या? if turnover cross in current financial year, assessee will out from क्या? composition scheme if turnover क्या? cross, अगर टर्नओवर क्या हो जाता है? क्रॉस हो जाता है। 10(4) है ना, नो आउटपुट एंड नो आईटीसी ड्यूरिंग कंपोजिशन स्कीम, नो आउटपुट एंड नो आईटीसी ड्यूरिंग क्या? कंपोजिशन स्कीम। और 10(5) वॉयलेशन ऑफ कंपोजिशन स्कीम, वॉयलेशन ऑफ क्या? कंपोजिशन स्कीम, वॉयलेशन ऑफ क्या? कंपोजिशन स्कीम। आगे बात समझ में? तो बच्चों अपन लोगों ने क्या कंडीशन नंबर 1 पढ़ ली, 2 पढ़ ली, 3 अभी बाकी है, और क्या 3 पढ़ लिया, 4 पढ़ लिया, और अभी 5 क्या है? बाकी है। ये हो गया, ये हो गया, और क्या हो गया? ये हो गया। फिर आपको क्या करवाना है बच्चों? रजिस्ट्रेशन। चुपचाप बैठ के क्या करवाओ? वैल्यू, वैल्यू पर क्या लगाओ? जीएसटी, उसकी क्या ले लो? आईटीसी, और बैलेंस गवर्नमेंट को क्या करना है? पे करना है। नहीं तो कहाँ चले जाओ? कंपोजिशन स्कीम में चले जाओ। कहाँ चले जाओ बच्चों? कंपोजिशन स्कीम। बता दिया कहाँ चले जाओ बच्चों? कंपोजिशन स्कीम। अब वैल्यू कैसे निकालते हैं? क्या बोला मैंने? वैल्यू कैसे निकालते हैं? वैल्यू कैसे निकालते हैं? सेक्शन 15(1)(2)(a), B, C, D, E, 15(3) क्या बोला मैंने? 15(3)(a) और क्या? B, 15(4) और क्या? 15(5). अब आपको क्या निकालनी है बच्चों? वैल्यू, क्योंकि आपको वैल्यू चाहिए। मान लो आप 5 गेट पास करके आगे रजिस्ट्रेशन करा लिया, वैल्यू चाहिए आपको। तो वैल्यू के लिए क्या है? सबसे पहले देखो कि सामने वाला रिलेटेड है क्या। क्या बोला मैंने? सामने वाला क्या है? रिलेटेड है क्या? डिस्टिंक्ट पर्सन है क्या, या एजेंट है क्या? अगर सामने वाला क्या रिलेटेड पर्सन है, या क्या है? डिस्टिंक्ट पर्सन है, या क्या है? एजेंट है, या प्राइस इज नॉट है क्या? सोल कंसेशन, तो बताओ रूल्स के हिसाब से वैल्यू निकालेंगे। क्या बोला मैंने? रूल्स के हिसाब से। तो 15(4) क्या है? 15(4) क्या है? लिखो, सप्लाई टू रिलेटेड आरपी रिलेटेड पर्सन, डीपी, सप्लाई टू आरपी, डीपी डिस्टिंक्ट पर्सन, या एजेंट, या कंसिडरेशन इन काइंड। कंसिडरेशन इन क्या? काइंड। तो बताइए फिर हमको क्या करना पड़ेगा? बताओ, रूल्स के हिसाब से वैल्यू निकालनी पड़ेगी। क्या निकालनी पड़ेगी? रूल्स। और ऐसे केस में आपको पता है रूल नंबर 27, 28, 29, 30 और 31 काम में आते हैं, आपको पता होना चाहिए। अब लिखो 15(5) नोटिफाइड सर्विसेज, नोटिफाइड सर्विसेज डैश वैल्यू स्पेशल मैनर। नोटिफाइड सर्विसेज डैश क्या लिखा? वैल्यू स्पेसिफाइड मैनर। तो मान लो आपने सप्लाई का रिलेटेड पर्सन को किया, तो जब तो रूल देख लेना। अगर कुछ स्पेसिफाइड सर्विसेज है, जैसे मनी चेंज की सेवा है, क्या बोला मैंने? मनी चेंज की सेवा है, एयर ट्रेवल एजेंट की सेवा है, इंश्योरेंस सेवा है, सेकेंड हैंड गुड्स की सेवा है, रिपोजिशन ऑफ गुड्स की सेवा है, वाउचर की सेवा है, तो क्या देखना पड़ेगा? रूल्स देखना पड़ेगा।
क्या बताया मैंने, क्या क्या नाम बताया मैंने, मनी चेंज, डॉलर का रुपीज में चेंज हो रहा है, एयर ट्रेवल एजेंट की सेवाएं, लाइफ इंश्योरेंस की क्या है सेवाएं, सेकंड हैंड गुड्स के व्यापारी हो, रिपोजिशन ऑफ गुड्स और सप्लाई वाउचर के थ्रू हो रही है, तो बताइए हमको क्या देखना पड़ेगा, रूल्स, और इसके लिए रूल 31 से लेके 32 देखना पड़ेगा। और अगर आप 15(4) और 15(5) में नहीं आ रहे हैं तो सेक्शन 15(1) क्या बोलता है, वैल्यू विल बी प्राइस एक्चुअली पेड और पेबल। वैल्यू क्या होगी बच्चों, प्राइस एक्चुअली पेड और पेबल। बताओ क्या होगा बच्चों, 15(1) लिखो, ट्रांजैक्शन वैल्यू इज प्राइस एक्चुअली पेड और पेबल। 15(1) प्राइस एक्चुअली क्या, पेड और पेबल, सब्जेक्ट टू 15(4) और 15(5). सब्जेक्ट टू कौन सा सेक्शन, 15(4) और क्या 15(5). सब्जेक्ट टू कौन सा बच्चों, 15(4) और कौन सा 15(5). अच्छा, अगर फॉलोइंग वैल्यू के अंदर इंक्लूड नहीं है तो वैल्यू में जोड़ा जाएगा। अदर लॉ का टैक्स, क्या बोला मैंने, अदर लॉ का टैक्स। सप्लायर का ऑब्लिगेशन कौन पे करते, रिसिपेंट। सप्लाई से संबंधित ऑल इंसिडेंटल एक्सपेंसेस, इंटरेस्ट और पेनल्टी पे जीएसटी नहीं लगता, लेकिन अगर वो सप्लाई से संबंधित क्या है, इंटरेस्ट और पेनल्टी है, उसको वैल्यू में जोड़ा जाएगा। सब्सिडी अगर गवर्नमेंट से मिली तो वैल्यू में नहीं जोड़ाएगा, पर अगर थर्ड पार्टी से मिली, क्या बोला मैंने, और डायरेक्ट वो किससे लिंक है, सर्विस से लिंक है, उसको भी वैल्यू में जोड़ा जाएगा। तो लिखो ए 15(2)(a), अदर लॉ का टैक्स विल बी पार्ट ऑफ वैल्यू। अदर लॉ का टैक्स विल बी पार्ट ऑफ क्या, वैल्यू। 15(2)(b), सप्लायर ऑब्लिगेशन पेड बाय एम्प्लॉयर, सप्लायर ऑब्लिगेशन पेड बाय रिसिपेंट। थर्ड सी, इंसिडेंटल एक्सपेंस रिलेटेड टू सप्लाई। डी, इंटरेस्ट एंड पेनल्टी रिलेटेड टू सप्लाई। incidental expenses related to supply। डी क्या है, डी इंटरेस्ट और पेनल्टी रिलेटेड टू सप्लाई। लिखो ई, सप्लाई में सब्सिडी फ्रॉम, सब्सिडी रिसीव फ्रॉम थर्ड पार्टी, सब्सिडी रिलेटेड फ्रॉम थर्ड पार्टी अदर देन गवर्नमेंट, अदर देन गवर्नमेंट। इनको जोड़ लेना। अब 15(3) डिस्काउंट माइनस होता है, तो डिस्काउंट दो प्रकार के होते हैं, प्री डिस्काउंट और पोस्ट डिस्काउंट। 15(3) है प्री डिस्काउंट, 15(3) है क्या, प्री डिस्काउंट, और वो है पोस्ट डिस्काउंट। तो देखो बच्चों कैसे हुआ, बच्चों कैसे हुआ, गुड्स और सर्विस होना चाहिए, सप्लाई होनी चाहिए, पर्सन क्या होना चाहिए, टैक्सेबल। ये दोनों कंडीशन भी क्या हो गई, पूरी। क्या करवा लेना, इनवॉइस काट लेना। अब क्या करना, डिसाइड करो कहां जाना है। कंपोजिट स्कीम में कौन कौन जा सकता है बता दिया। अगर आप नॉर्मल में चले गए तो वैल्यू निकालना। अब वैल्यू के लिए लफड़े क्या है, अगर रिलेटेड पर्सन को है, डिस्टिंक्ट पर्सन को है या एजेंट को है, जब तो रूल्स देखना, नोटिफाइड सर्विस है तो क्या देखना, रूल्स। अगर यहाँ और यहाँ नहीं है, प्राइस एक्चुअली पेड और पेबल, अगर उसमें ये जुड़ा हुआ नहीं है तो सबको क्या कर लेना, जोड़ लेना, प्री डिस्काउंट को माइनस कर लेना, और पोस्ट डिस्काउंट को क्या कर देना, माइनस, बैलेंस पे क्या लगा देना, जीएसटी। बैलेंस पे क्या लगा देना बच्चों, जीएसटी। आगे बात समझ बच्चों यहाँ पे, ठीक है। अब मुझे बताओ उसके बाद क्या बच जाता है बच्चों, आईटीसी। कौन पे करेगा, क्या बोला मैंने, कौन पे करेगा, एफसीएम या क्या, आरसीएम, और कब पे करेगा, टाइम ऑफ सप्लाई। आईटीसी, एफसीएम, आरसीएम और क्या, टाइम ऑफ सप्लाई। ये मेरे पॉइंट्स हैं यहाँ पे, है ना। अब कंडीशन फॉर क्लेमिंग आईटीसी, क्या बोला मैंने, सेक्शन 16 क्या है, कंडीशन फॉर क्या, क्लेमिंग आईटीसी। 16(1) बना हुआ है 16(1). तीन बातें ध्यान रखना। पहला, जिससे माल खरीदा वो रजिस्टर्ड हो, खुद भी क्या हो, रजिस्टर्ड हो।
और बिजनेस के लिए खरीदा हो, क्या सप्लायर रजिस्टर, रिसिपेंट रजिस्टर और बाय फॉर रजिस्ट्रेशन बिजनेस। लिखो बच्चों 16(1) में लिखो सप्लायर रजिस्टर्ड, रिसिपेंट रजिस्टर्ड, अच्छा नॉर्मल रजिस्टर होने चाहिए दोनों ना, और बाय फॉर बिजनेस। बाय फॉर क्या? बिजनेस। सप्लायर रजिस्टर होना चाहिए, रिसिपेंट क्या होना चाहिए? रजिस्टर, और बाय फॉर बिजनेस। और ये दोनों कौन से होने चाहिए? कंपोजिशन वाले, नॉर्मल स्कीम वाले? नॉर्मल स्कीम। कंपोजिशन वाला तो जीएसटी लगाएगा ही ना। 16(2)(a) बताओ आईटीसी होने के लिए टैक्स इनवॉइस होना चाहिए, क्या बोलो? ए लिखो, ए assessee should have tax invoice, assessee should have क्या? टैक्स इनवॉइस एंड प्रेस्क्राइब पर्टिकुलर्स, प्रेस्क्राइब डॉक्यूमेंट्स। आपके पास क्या होनी चाहिए आईटीसी लेने के लिए? टैक्स इनवॉइस होनी चाहिए। बी गुड्स और सर्विस क्या हो जाने चाहिए? रिसीव हो जाने चाहिए। बी क्या है बच्चों? गुड्स और सर्विस क्या? रिसीव हो जाने चाहिए। मान लो इनवॉइस आ गई बट गुड्स तो रिसीव ही नहीं हुए, तो जब तक गुड्स रिसीव नहीं होंगे आईटीसी नहीं मिलेगी। सी सप्लायर डिपॉजिट आउटपुट टैक्स, भाई तुम तो रिसिपेंट हो ना, तुमको आईटीसी जब मिलेगी जब सप्लायर ने टैक्स जमा करा दिया। सप्लायर डिपॉजिट आउटपुट टैक्स। डी डी एबीसीडी हो गया। डी रिटर्न फाइल अंडर सेक्शन 39 बाय सप्लायर एंड रिसिपेंट, दोनों ने क्या कर दिया हो? रिटर्न फाइल कर दिया हो बाय सप्लायर एंड रिसिपेंट अंडर सेक्शन 39। तो आईटीसी मिलने के लिए बताओ क्या क्या कंडीशन होनी चाहिए? सप्लाई का रजिस्टर, तुम्हारा रजिस्टर है ना, बिजनेस के लिए माल खरीदा हो, टैक्स इनवॉइस होनी चाहिए, गुड्स रिसीव होनी चाहिए, सप्लाई ने टैक्स पे कर दिया हो, या तो कैश में या आईटीसी सेटल करके, और या रिटर्न भर दिया हो। फर्स्ट प्रोविजो, अगर गुड्स लॉट्स में आते हैं तो आईटीसी कब मिलेगी? जब लास्ट लॉट आता है। गुड्स रिसीव इन लॉट्स, फर्स्ट प्रोविजो, गुड्स किस में रिसीव हुए हैं? लॉट्स में, तो आईटीसी कब मिलेगी? सेकेंड प्रोविजो 180 दिन का कॉन्सेप्ट। सेकेंड और थर्ड प्रोविजो क्या है? 180 डेज कॉन्सेप्ट। जैसे मैंने तो टैक्स जमा करा दिया, अब तुमको मुझे क्या करना पड़ेगा? पेमेंट। जैसे एक बार तो मैंने जमा करा दिया, तुमने आईटीसी ले ली, अब तुम्हें सप्लायर को 100 दिन में क्या करना है? पेमेंट। अगर तुम मुझे 100 दिन में पेमेंट, तो तुमने जो क्या ली थी रिवर्स हो जाएगी। तो मान लो तुमने कोई परचेज की और तुमने जिससे परचेज की वो सप्लायर है, तुम्हें उसको 100 दिन में, अगर तुमने नहीं किया ना तो तुम्हारी आईटीसी छीन ली जाएगी। तो बताओ रिसिपेंट को 100 दिन में क्या करना है? पेमेंट। तो छीन लेंगे, अगर भविष्य में कर दिया तो वापस मिल जाएगी, भविष्य में कर देंगे तो वापस मिल जाएगी। समझ गए बात को? और लिखो 16(3) बताओ अगर फुल वैल्यू पे डेप्रिसिएशन ले लिया, जैसे मैंने बताओ पैनल खरीदा, ये 1 लाख का पैनल खरीदा और 10,000 रुपये जीएसटी लग के आया, कितने का आया टोटल? 110। अब बताओ मैंने 110 पे जीएसटी ले लिया, ओ सॉरी डेप्रिसिएशन, तो फिर मुझे आईटीसी नहीं मिली। अगर मुझे क्या चाहिए, तो मुझे डेप्रिसिएशन कितने पे लेना है? 1 लाख पे। कितने पे लेना है बच्चों? 1 लाख। तो आपने 1 लाख का पैनल खरीदा, 10,000 रुपये जीएसटी लगा के आए, तो बताइए अगर आपने 1,10,000 रुपये क्या ले लिया डेप्रिसिएशन, तो फिर आईटीसी नहीं। तो अगर आपको आईटीसी चाहिए तो डेप्रिसिएशन कितने पे लो? 1 लाख। तो लिखो नो आईटीसी इफ डेप्रिसिएशन क्लेम ऑन फुल वैल्यू। नो आईटीसी इफ डेप्रिसिएशन क्लेम ऑन क्या? फुल वैल्यू। अगर आपने डेप्रिसिएशन क्या? फुल वैल्यू पे लिया है। कौन सा सेक्शन था? 16(3). अब आ रहा है बच्चों कौन सा? 16(4). जैसे बच्चों अभी 1 अप्रैल 21 को फाइनेंशियल स्टार्ट हुआ था, 31/3/22 को क्या हो गया? खत्म हो गया। अब मान लो आपने सारी कंडीशन पूरी कर दी, अब आईटीसी क्लेम करना आप भूल गए, तो बताइए आईटीसी कब तक ले सकते हो आप? आईटीसी कब तक ले सकते हो? ये साल खत्म हो गया ना, उसके बाद जो क्या आएगा? क्या आएगा बच्चों? 30 क्या? सितंबर। उसका रिटर्न कब भरोगे? 20 अक्टूबर। यहां से लेके यहां तक भी आप आईटीसी क्लेम कर सकते हो पुराने साल की। अगर ये डेट चले गई तो आईटीसी क्लेम
लेकिन अगर उससे पहले ही अगर आपने एनुअल रिटर्न भर दिया, क्या भर दिया बच्चों, मान लो एनुअल रिटर्न आपने 15 जुलाई 22 को भर दिया, तो विच एवरेज, तो टाइम लिमिट फॉर क्लेमिंग आईटीसी 16/4, क्या बोला मैंने, टाइम लिमिट फॉर क्लेमिंग क्या, आईटीसी 16/4। टाइम लिमिट फॉर क्लेमिंग आईटीसी, ठीक है बच्चों। तो बताइए आज की क्लास में मैंने आपको क्या क्या बता दिया, जल्दी से बताइए। अब आपको क्या याद करने हैं, सबसे पहले सेक्शन याद करने हैं, बताओ क्या क्या बता दिया। जैसे 1 बता दिया, 2 बता दिया, 3 पेंडिंग है, 4 बता दिया, 5 पेंडिंग है, ठीक है। उसके बाद थ्योरी है वो, तो बताओ प्रैक्टिकल में क्या बता दिया, एक बार वैल्यूएशन बता दिया विदाउट रूल्स, है ना। वैल्यू पे क्या लगा दो, जीएसटी, क्या ले लो, आईटीसी, 16 बता दिया ना, क्या बता दिया, 16। और इधर क्या बता दिया आपको, कंपोजिशन इसकी, क्या बता दिया बच्चों, कंपोजिशन इसकी, ठीक है। अभी अपन कल इसकी एक क्लास और लेंगे, पहले अपन प्रैक्टिकल पूरा ले लेंगे, क्या बोल रहा हूँ मैंने, प्रैक्टिकल पूरा लेंगे, ठीक है। तो कल मैं जो जो चीजें बच गई, एक तो क्या बताऊंगा, 17 और कौन सा 18 आरसीएम, और क्या एफसीएम, और क्या टाइम ऑफ सप्लाई, ठीक है। और फिर अपन क्या लेंगे, एक एग्जामिशन और एक कौन सा बच्चों, यहाँ पे लेंगे। तो पहला आपका ये काम है कि मेरा प्रैक्टिकल क्या हो, ढंग से हो, उसके बाद अपन बात करते हैं, ठीक है ना, कल देखते हैं।